हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संगम काल के तीसरे पार्ट को देखेंगे। तीसरे पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले मैंने संगम काल से संबंधित 2 और वीडियो अपलोड किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से संगम काल के संदर्भ में हम लोगों ने जो बातें देखने सुनने का काम किया है, मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि संगम काल की जानकारी या संगम साहित्य की जानकारी कैसे मिलती है, संगम साहित्य से किन किन दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी मिलती है। तो चेर, चोल और पांड्यों के संदर्भ में उनकी राजनीतिक व्यवस्था को भी हम लोगों ने देखा था, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखा था। तमिल महाकाव्यों के संदर्भ में हम लोगों ने पीछे जानने का प्रयास किया है। 3 जो तमिल संगम हुए थे उसको हम लोगों ने जानने का काम किया है। और इस टॉपिक से बचा हुआ जो और 3 खंड है वो है इनकी सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन, इनकी धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन, और फिर इनका इकोनॉमिक कंडीशन। ये 3 चीजें इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने समझने का काम करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को अगर पूरी तरीके से समझना है तो बेहतर ये होगा कि आप पहले के दोनों वीडियो को जो संगम काल से संबंधित है निश्चित तौर पर देखें, तभी आप इस पूरे टॉपिक का लाभ उठा पाएंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके सामने आएंगे वो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। खैर, तो अभी हम लोग इनके सबसे पहले सोशल कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग दक्षिण भारत के इन राज्यों चेर, चोल और पांड्य या संगम साहित्य के माध्यम से जो दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी मिलती है, इनके सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करें तो हम लोग ये पाते हैं कि तमिल साहित्य इस ओर इशारा करते हैं कि संगम काल जो था वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संस्कृति के समन्वय का काल था। दरअसल उत्तर भारत के वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में लाने का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश से बढ़ते हुए गंडक नदी के तट पर पहुंचते हैं और आर्यों का एक समूह ऋषि अगस्त्य के नेतृत्व में विंध्य पर्वत को पार करके और दक्षिण जाता है। तो उनके माध्यम से दक्षिण में उत्तर भारत की संस्कृति पहुंचती है और इसके कारण से सांस्कृतिक समन्वय प्रारंभ होता है। सांस्कृतिक समन्वय के फलस्वरूप हम लोग ये पाते हैं कि उत्तर भारत के वैदिक संस्कृति के कई सारे तत्व दक्षिण में नजर आते हैं, जिसमें कि यज्ञ की प्रक्रियाएं तो थी ही, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप ब्राह्मणों का और पुरोहितों का समाज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है और ये ब्राह्मण कवि के तौर पर भी स्थापित हो जाते हैं। कहा जाता है कि इनका सम्मान इतना बढ़ गया था कि पटीन पालई एक किताब है तमिल साहित्य के अंतर्गत, एक ग्रंथ है। पटीन पालई के लेखक को चोल शासक करिकाल ने, आपको याद होगा मैंने इनके विषय में बताया था कि इनको जले हुए पैर वाला कहा जाता है। तो खैर, करिकाल ने पटीन पालई के लेखक को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप प्रदान किया था, जो इस ओर निश्चित तौर पर यह इशारा करता है कि कवियों का सम्मान कितना था और ये कवि के रूप में स्थापित कौन थे, तो ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग के लोग। तो उत्तर भारत की संस्कृति के फलस्वरूप ये चीजें हम लोग पाते हैं। उत्तर भारत की संस्कृति को अगर याद करें तो हम सब जानते हैं कि वहां माफ कीजिएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था थी और वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। दक्षिण भारत में हम लोग इस तरह का विभाजन तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी समाज जो था वो 5 भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित था, जिसमें पहला वर्ग जो था वो ब्राह्मण या फिर पुरोहित का था और समाज में इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। और तमिल परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को मांस और मदिरा
सेवन करने का अधिकार था। आमतौर पर ब्राह्मणों के लिए उत्तर भारत में ये वर्जित रहे हैं, लेकिन यहां पर उनको इस बात की अनुमति थी कि वो मांस और मदिरा का सेवन कर सके। दरअसल उत्तर भारत की संस्कृति के तत्व जरूर यहां मौजूद हुए हैं या वो तत्व आए हैं, लेकिन दक्षिण भारत का अपना जो परंपरागत जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी कायम है। उसी के फलस्वरूप हम लोग इस तरह की स्थिति पाते हैं। तो ब्राह्मणों के बाद जो दूसरा वर्ग है वो है अर्सर का। अर्सर ये शासकीय वर्ग से संबंधित लोग थे, शासन की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती थी। ये लोग राज परिवार से संबंधित थे और राज परिवार से संबंधित होने के कारण इनकी राजनीतिक तौर पे अत्यंत ही समाज में प्रतिष्ठा विद्यमान थी या प्रतिष्ठा थी। तीसरा वर्ग जो है वह है वेरिगस या फिर वैसिगस का। ये वास्तव में व्यापारिक वर्ग से संबंधित लोग हैं, जिनके जिम्मे आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे और कई बार ये लोग शासकीय कार्यों में भी हिस्सेदारी निभाने का काम करते थे। चौथा जो वर्ग था वो था वल्लाल। वल्लाल जो था ये किसान थे, ये किसान वर्ग से संबंधित थे, खेती से संबंधित कारोबार इनका मुख्य पेशा था। लेकिन ये किसान होने के बावजूद भी कई बार इन्हें सैन्य कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता था। और पांचवा वर्ग था वेलालर का। वेलालर ये छोटे किसान होते थे, छोटे किसान होते थे और वेलालरों का जो प्रमुख होता था उसको वेलरी कहा जाता था। तो समाज संगम साहित्य के अनुसार इन 5 वर्गों में बटा हुआ था, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं: ब्राह्मण, अर्सर, वेदिगस या वैसिगस, वल्लाल और वेलालर। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगर आप याद करें तो दक्षिण भारत में या तमिल साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोलकापियम, तोलकापियर की लिखी हुई। तो तोलकापियर से, जिसका कि संकलन द्वितीय संगम में किया गया था, तोलकापियर से इस बात की जानकारी मिलती है कि इस काल में विवाह एक संस्कार के तौर पर पूर्ण रूपेण स्थापित हो गया था और उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार विवाह के 8 प्रकार यहां भी मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी परंपराएं मौजूद नजर आती हैं। जैसे पहले ये टर्म सबको आप याद करिएगा, कैकिल्लाई, फेरिंदन्नई, तमिल शब्द है, थोड़ा अटपटा लगेगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है। और फिर पंचतिन्नय, पंचतिन्नय, ये 3 शब्द भी आपको याद रखने हैं जो कि विवाह से ही संबंधित है। ठीक है, कैकिल्ले का मतलब होता है एक पक्षीय प्रेम, वन साइडेड लव। पेरेंदिन्नई का मतलब होता है औचित्यहीन प्रेम, मतलब जिसका कोई औचित्य न हो, कोई सिग्निफिकेंस नहीं हो, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं हो। जैसा कि उत्तर भारत में हम लोग वैदिक काल के दौरान देखे थे कि कुछ विवाह वर्जित थे, कुछ इसी तरह की स्थिति को बताता है ये टर्म पेरिंदिन्नई। और पंचतिन्नय प्रेम विवाह को कहते हैं। आप याद कीजिए, विवाह के प्रकार में वहां गंधर्व विवाह भी आता था जो कि बेसिकली प्रेम विवाह से संबंधित था। तो तोलकापियम में विवाह के संदर्भ में पूरी जानकारी मिलती है कि एक संस्था के तौर पर यह स्थापित हो चुका था। साथ ही साथ विवाह के 8 प्रकार जो थे वो विद्यमान थे और साथ ही कुछ इस तरह की स्थितियां भी नजर आती हैं। कैकिल्लाई मतलब कि एक पक्षीय प्रेम को कहा गया है, पेरिंदिन्नई औचित्यहीन प्रेम को और पंचतिन्नय प्रेम विवाह को। संगम साहित्य से इस बात की भी स्पष्ट तौर पर जानकारी मिलती है कि समाज पितृसत्तात्मक था।
समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। उत्तर भारत के वैदिक काल की स्थिति को आप याद करें, वहां भी पितृसत्तात्मक समाज ही था, तो उसके तत्व तो यहां पर भी नजर आते हैं। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण समाज में पुरुषों की स्थिति तो बेहतर थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय और शोचनीय नजर आती है। सामान्य तौर पर महिलाओं को कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है, जैसे कि किसी भी परंपरागत तमिल राज्य में, चेर चोला और पांड्य में किसी भी महिला शासिका को हम लोग नहीं पाते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे अधिकार हैं जो इनको प्राप्त नहीं है। जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं ये खेतों में काम करती हैं, जिस कारण से इनमें तो पर्दा प्रथा नहीं है, लेकिन जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनमें निश्चित तौर पे पर्दा प्रथा भी नजर आता है। यद्यपि इन बातों के बावजूद दो महिलाओं का नाम मिलता है, ओबैयर और नचेलियर। मैं यहां बता दूं कि इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार पीछे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो ओबैयर और नचेलियर महिलाओं पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ये एक प्रमुख कवयित्री के तौर पर स्थापित थी और इनका जिक्र तमिल साहित्यों में होता है। तो ओबैयर और नचेलियर का नाम भी आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा कई बार पूछे जा चुके हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में तो पूछे ही गए हैं, अन्य परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इस काल में एक और चीज दिखती है कि विधवा महिला की स्थिति अत्यंत ही दयनीय, शोचनीय या कहें कि बहुत ही बुरी स्थिति थी। किसी भी विधवा महिला को समाज में अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। उन्हें इस बात का अधिकार नहीं था कि वे आभूषण धारण कर सके। उन्हें इस बात का भी अधिकार नहीं था कि वो ठंडा पानी से स्नान कर सके। उन्हें ठंडा पानी से स्नान करने का अधिकार नहीं था। बिस्तर पर सोने का उनको अधिकार नहीं था। उनका जो भोजन होता था वो सादा होता था और उन्हें अपने बालों को मुंडवाना पड़ता था। ठीक है, तो जिस तरीके से उनकी स्थिति को बना दिया गया था, जिस तरीके से उनको समाज में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था, उसके कारण से विधवा महिलाएं सती होना ज्यादा बेहतर मानती थी। और हम लोग ये स्थिति उत्तर भारत के समान ही कहीं ना कहीं पाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में ये ज्यादा कहीं नजर आता है या तमिल साहित्यों में नजर आता है। अब इनके अगर सोशल कंडीशन के अंतर्गत देखिए हम लोग, तो इनके मनोरंजन के क्या साधन हैं, दक्षिण के इन राज्यों के मनोरंजन के क्या साधन है। तो मनोरंजन के साधनों में नृत्य और संगीत अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, जो उनके मनोरंजन के साधन को बताता है। इस काल में गायक और नर्तकी एक साथ मनोरंजन से संबंधित क्रियाकलाप करते थे। गायकों को पानर कहा गया है, गायकों को पानर कहा गया है और नर्तकियों को विडेलियर कहा गया है। ये टर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ओबैयर और नचेलियर की तरह इनको भी निश्चित तौर पर याद रखेंगे। पानर मतलब कि गायक और विडेलियर मतलब कि नर्तकी। इसके अलावा इस काल में वेश्यावृत्ति की प्रथा भी मौजूद थी। ठीक है, मनोरंजन के साधनों में अगर हम लोग जाएं तो कुत्ता और खरगोश का शिकार भी उनके मनोरंजन का एक साधन था। ठीक है, शतरंज का खेल, कुश्ती, ये भी उनके मनोरंजन के साधनों में शामिल थे। साथ ही साथ महिलाएं जो थी ये गेंद और कंचा आप लोगों ने भी खेला होगा, ये खेल लड़कियों में भी प्रचलित था संगम काल के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी पाते हैं कि संगम काल में ही पहली बार चूना और सुपारी के साथ पान खाने की
जो परंपरा थी वो प्रारंभ हुई। तो पान खाना और उसमें चूना और सुपारी का इस्तेमाल करना ये भी संगम काल से शुरू होता है। इसके अलावा कौवा को अतिथि आगमन का सूचक माना जाता था। आज भी हम लोग पाते हैं कि घर के मुंडेर पर अगर सुबह सुबह कौवा बोल रहा हो तो ये कहा जाता है, या महिलाएं कहती हैं कि लगता है कोई आ रहा है। मतलब कि अतिथि के आगमन का ये जो सूचक है, ये कौवा को माना गया है। तो संगम काल के सामाजिक स्थिति के संदर्भ में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण थी। तो महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखते हैं उनके धार्मिक स्थिति को। तो धार्मिक स्थिति के विषय में थोड़ी सी बात मैंने आपको इनके सामाजिक स्थिति को बताने के क्रम में किया है कि उत्तर भारत की जो वैदिक संस्कृति थी वो दक्षिण भारत पहुंची और इसका श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। इसके अलावा कौंडिन्य गोत्र के कौंडिन्य गोत्र के जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों ने भी वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में या वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संगम काल में भी उत्तर भारत की तरह यज्ञ की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हो चली थी। कारण था वैदिक संस्कृति का प्रभाव, और उसके कारण से ब्राह्मणों और पुरोहितों का बड़ा महत्व बढ़ गया था। साथ ही साथ भेड़ और भैंसों की बलि की परंपरा की भी जानकारी मिलती है। तो भेड़ और भैंसों का बलि दिया जाता था। दक्षिण भारत के अगर देवताओं को देखें हम लोग, तो दक्षिण भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता है उनको हम लोग मुरुगन के नाम से जानते हैं। मुरुगन दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन देवता के रूप में पूजे जाते थे, जिनको कि वेलन और सुब्रमण्यम भी कहा गया है। वेलन और सुब्रमण्यम भी कहा गया है। इनका संबंध अगर हम लोग जोड़े मुरुगन का वैदिक देवता से, तो इनका संबंध जुड़ता है स्कंद कार्तिकेय से। स्कंद कार्तिकेय मतलब कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र। स्कंद कार्तिकेय भी युद्ध से संबंधित देवता है और मुरुगन भी इसी रूप में स्थापित देवता है। इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण देवता के रूप में नजर आते हैं, और इनका जो प्रतीक है वो है मुरुगन का कुक्कुट, जिसको कि हम लोग मुर्गा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जिन देवताओं की पूजा की जाती है उसमें शिव, कृष्ण, बलराम, जिनको कि दक्षिण में शंकरसन भी कहा गया है, इंद्र और वरुण, ये महत्वपूर्ण देवता के रूप में दक्षिण भारत में प्रचलित हैं, जिसमें कि जैसा कि मैंने बताया कि मुरुगन सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण थे। इंद्र की पूजा मुख्य रूप से पुहार, जिसको कि कावेरी पत्तनम के नाम से भी हम जानते हैं, पुहार के जो किसान थे वे मुख्य रूप से भगवान इंद्र की पूजा करते थे, जबकि वरुण की पूजा सामान्य तौर पर मछुआरों के द्वारा की जाती थी। तो ये कुछ प्रमुख देवता थे जिनकी की पूजा हम लोग दक्षिण भारत में पाते हैं। इसके अलावा अन्य कई देवताओं का या फिर देवियों का भी नाम उल्लेखित होता है तमिल साहित्यों में, जैसे अर्धनारीश्वर की कल्पना, जैसा कि उत्तर भारत में बाद में हम लोगों ने, यद्यपि इसको हम लोगों ने गुप्त काल में देखा है, लेकिन इस रूप में भी ये नजर आता है। मरियम्मा मतलब कि परशुराम की माता, इनकी भी पूजा होती है।
फिर शीतला माता, शीतला माता, चेचक की देवी। आज भी आप ये पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को चेचक हो जाता है, हालांकि अब तो ऑलमोस्ट एक खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी ये परंपरा है कि महिलाएं जो है वो शीतला माता का गीत गाती हैं। खैर, इसके अलावा यलम्मा, यलम्मा मतलब कि सीमा की देवी, सीमा की देवी मतलब ये एक तरीके से गांव के पहरेदार के तौर पर हैं और गांव की सीमा में घुसने पर गांव की सीमा पर ही कहीं ना कहीं आपको देवी की कोई मंदिर आपको आज भी नजर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ देवियां भी हैं जिनकी पूजा की जाती थी। धार्मिक विश्वासों के अंतर्गत संगम काल में भी ताबीज धारण करने की परंपरा देखी गई है। बरगद की पूजा वहां पर भी नजर आती है। इसके अलावा तुलसी की पूजा या इन पर विश्वास यहां पर भी नजर आता है। लोग ईश्वर का प्रसाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों में जाते थे। ईश्वर का प्रसाद प्राप्त करने के लिए लोग मंदिरों में जाते थे और इसका भी उदाहरण नजर आता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख देवी देवता है जिसमें आप यलम्मा को जरूर याद रखिए, शीतला माता को याद रखिए। वरुण जो है वो मछुआरों के देवता है। इंद्र जो है वो पुहार या कावेरी पत्तनम के किसानों के देवता है, उनको याद रखिए। मरियम्मा को याद रखिए। मुरुगन को जो सुब्रमण्यम और वेलन कहा गया है, ये आपको याद रखना है। ये भी हम लोग पाते हैं कि दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के पहुंचने से पहले ही वहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी जो धार्मिक विश्वास के तत्व हैं वो मौजूद नजर आते हैं। मतलब दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति से पूर्व ही जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो आप अशोक के अभिलेखों को ले सकते हैं जो बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा आर्यदेव ये प्रमुख बौद्ध विद्वान थे और नागार्जुन के शिष्य माने जाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में इन्होंने कांची में ही अपना समय व्यतीत किया था। ठीक है, तो आर्यदेव का भी साक्ष्य वहां पर मिलता है। इसके अलावा दिंगनाग, दिंगनाग ये भी बौद्ध धर्म के विद्वान हैं। ठीक है, ये भी कांची के ही रहने वाले थे। धर्मकृति ये भी कांची के निवासी थे। तो बौद्ध धर्म का साक्ष्य यहां से मिलता है। अगर हम लोग जैन धर्म के संदर्भ में साक्ष्यों की बात करें तो आप सब भली भांति मतलब इस बात को जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु के साथ, जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था उस दौरान की बात हो रही है, ये भद्रबाहु दक्षिण गए थे, साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे और दक्षिण में ही उन्होंने श्रवणबेलगोला में तपस्या किया था और अंततोगत्वा सल्लिखन विधि मतलब उपवास रह करके उन्होंने प्राण न्यौछावर करने का काम किया था। ठीक है, तो जैन धर्म के भी साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। इस बात की भी जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत के जो लोग थे उनका उत्तर भारत से संपर्क भी था और तमिल साहित्य इस बात की पुष्टि भी करते हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म के तत्व भी संगम काल में दक्षिण में नजर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संगम कालीन आर्थिक स्थिति की, उनके इकोनॉमिक कंडीशन की। इकोनॉमिक कंडीशन, इस समय की अगर अर्थव्यवस्था को हम लोग देखें तो अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन तथा व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता थी।
यहां पर एक चीज आप जान ले, कृषि, पशुपालन तथा व्यापार और वाणिज्य को मौर्य काल में एक साथ वार्ता करते थे। ये जानकारी इससे अलग है। यहां पर आपको ये जानना है कि इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि, पशुपालन तथा व्यापार और वाणिज्य था। कृषि इस काल में अत्यंत ही उन्नत थी, जिसके पीछे मुख्य कारण ये था कि कावेरी नदी के कारण यहां की भूमि अत्यंत ही उपजाऊ थी और जो मुख्य फसल था वो था धान। मुख्य फसल जो संगम काल में थी वो थी धान। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, हल्दी, गन्ना, काली मिर्च, कटहल और अन्य विभिन्न प्रकार के मसाले भी दक्षिण के इन राज्यों में उपजाए जाते थे। तो कृषि इनकी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। कारण था कावेरी नदी के कारण जमीन का उपजाऊ होना। धान उनकी मुख्य फसल है, लेकिन अन्य फसलों जैसा कि आप देख रहे हैं ज्वार, बाजरा, हल्दी, गन्ना, काली मिर्च, कटहल और अन्य मसाले भी हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें तो किसानों में जो वल्लाल वर्ग के लोग थे उनका बड़ा महत्व था। वल्लाल किसानों में इनका बड़ा महत्व था और किसानों को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कृषक वर्ग को हम लोग दो वर्ग में बांट सकते हैं, एक वल्लाल और दूसरा कृषक मजदूर। कृषक मजदूर, ठीक है। वल्लाल जो थे वे संपन्न किसान थे और इन्हें शासकीय कार्यों में भी कई बार इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जबकि कृषक मजदूर आमतौर पर वल्लालों की भूमि पर ही काम करते थे और इनकी संख्या जो थी ये सर्वाधिक थी। ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य से पहले हम लोग उनके किसान और जो उपजाऊ भूमि का कारण है उसको हम लोगों ने यहां पर देखने का काम किया। अब हम लोग देखते हैं कि व्यापारी वर्ग में वेरिगस या वैसिगस ये महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोग सामाजिक व्यवस्था कर रहे थे तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि संगम काल में या दक्षिण भारत के इन राज्यों में ये तीसरा समाज का वर्ग था जिनके जिम्मे व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कार्य थे। यहां पर जो व्यापार था वो आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, जिसको कि संचालित इनके द्वारा किया जाता था। आंतरिक और विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार में नमक का जो व्यापार होता था ये सबसे प्रमुख होता था। ठीक है, नमक का व्यापार सबसे प्रमुख होता था और विदेशी व्यापार में मुख्य रूप से पुहार बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पुहार बंदरगाह का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे बंदरगाह थे जिनका की बड़ा महत्व था, जैसे कि मुजीरिस, ये भी एक प्रमुख बंदरगाह था। वांजी, तोंडी, कोरकई, ये बंदरगाह भी विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगर हम लोग चेरों के प्रारंभिक राजधानी को याद करें तो उनकी प्रारंभिक राजधानी कुरूर या फिर कोरकई थी। कुरूर या कोरकई थी, जहां से रोमन साम्राज्य के तांबे के सिक्कों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कुरूर या कोरकई जो चेरों की प्रारंभिक राजधानी थी वहां से तांबे के सिक्कों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मुजीरिस बंदरगाह पर यमन के जो लोग थे, यमन मतलब कि रोम और यूनान के व्यापारी, ये लोग जहाज में सोना भर करके लाते थे और उसके बदले में काली मिर्च तथा अन्य मसाले अपने देश में ले जाने का काम करते थे। इस दौर में
अरिकमेडु, जिसको कि पेडॉक भी कहा जाता है, पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था। अरिकमेडु जो था ये एक प्रमुख रोमन बस्ती थी, ठीक है, और ये व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, व्यापारिक केंद्र के रूप में इसकी पहचान है, ठीक है। इसके अलावा जो ये सब इंफॉर्मेशन है इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक अननोन है, अज्ञात हैं। इस पुस्तक से इस बात की जानकारी मिलती है कि सिंध के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाह थे। 24 बंदरगाहों का उल्लेख हुआ है इस पुस्तक में। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतने सारे बंदरगाहों की उपलब्धता निश्चित तौर पर इनके व्यापार को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण रूप से काम करती होगी। इसके अलावा हम लोग ये भी पाते हैं कि जब 45 ईस्वी में मिस्र के नाविक हिप्पालस ने हिप्पालस ने जब मानसूनी हवाओं की खोज की, तो मानसूनी हवाओं के खोज के कारण क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य में मतलब अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई और इसका लाभ संगम काल के इन राज्यों को प्राप्त हुआ और जिसके कारण से इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इस दौर में अगर हम याद करें कि इनके विदेशी व्यापार किनके साथ होते थे, तो इनके विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी मिलती है कि रोम के साथ इनका व्यापार था, चीन के साथ इनका व्यापार था, मलय द्वीप के साथ इनका व्यापार था, ठीक है। इसके अलावा मिस्र के साथ भी ये व्यापार करते थे। मलय द्वीप का मतलब हुआ कि साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, इसके बीच का पूरा जो क्षेत्र है ये मलय द्वीप कहा हुआ था, जिसके अंतर्गत कई सारे द्वीप आते थे। जाहिर सा बात है कि इतने सारे द्वीपों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था जो इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता होगा। अब भारत से उस दौर में इन देशों को मुख्य रूप से जो चीजें निर्यात की जाती थी उसमें मसालों की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा हाथी दांत, कपड़े, चाहे वो सूती के बने हो, ऊनी के बने हो या मलमल के बने हुए कपड़े हो, ये तमाम चीजें भेजी जाती थी। मोती भेजे जाते थे, ठीक है। साथ ही साथ भारतीय दास मतलब गुलाम, भारतीय दास और पशु पक्षी भी इन देशों को भेजे जाते थे। तो मुख्य रूप से हमारा निर्यात था मसालों का, हाथी दांत का, कपड़ों का, चाहे वो मलमल के हो, रेशम के हो या सूती के कपड़े हो, ठीक है। भारतीय दास, पशु और पक्षी, इन देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। जबकि इस काल में हमारा जो आयात होता था सो क्या होता था उसको भी देखें। तो मेन इंपोर्ट को देखें हम। इंपोर्ट में मदिरा ये हम लोग मंगाते थे, दीपक मंगाते थे, तांबा वहां से आयात किए जाते थे, ठीक है। साथ ही सोना, चांदी, ये चीजें भी आयात की जाती थी, ठीक है। इसमें अगर हम लोग और जोड़ दे तो सीसा है, रांगा है, ये तमाम चीजें हम लोग इन देशों से मंगाने का काम करते थे। व्यापार जो था, विदेशी व्यापार, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी और विदेशी व्यापार में बिचौलियों की जो भूमिका थी वो बड़ा ही महत्वपूर्ण थी। और बिचौलियों की भूमिका में यमन के लोग,
सोमालिया के लोग ये जो थे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो यमन, सोमालिया और यहूदी ये मुख्य भूमिका निभाने का काम करते थे। संगम काल में जो छोटे बाजार होते थे और जो बड़े बाजार होते थे, इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि छोटे बाजार को अवनम कहते थे और बड़े जो बाजार थे उसको अंगाड़ी कहते थे, अंगाड़ी। ठीक है, तो ये बिचौलिए, ये छोटे बाजार का नाम, ये बड़े बाजार का नाम, ये इस काल में हम लोग देखते हैं। संगम साहित्य इस ओर भी इशारा करता है कि दक्षिण भारत के व्यापारियों का जो व्यापारिक संबंध था वो उत्तर भारत के लोगों के साथ भी था, और ये जानकारी संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम से मिलती है। इसके अलावा कुछ और व्यवसाय भी संगम काल में नजर आते हैं। पहले मैं उनका नाम लिख दूं फिर बताता हूं कि ये क्या है। सो एनियर, पुलयन, मरवा और मलवर, ये चार और नाम आते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनियर शिकारी को कहते हैं, पुलयन रस्सी बनाने वाले जिसका कि व्यवसायिक उपयोग होता था। मरवा ये वेतवी के नाम से भी जाने जाते थे और ये पशु चोर होते थे जिनको कि कई बार युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा मलवर, इनका व्यवसाय था डाका डालना। तो ये चार व्यवसाय भी बड़ा महत्वपूर्ण थे जिनका कि अन्य रूपों में भी, जैसे कि युद्ध के दौरान इनका इस्तेमाल होता था। ये मलवर लोग तमिलहम के उत्तरी सीमा में निवास करते थे और डाका डाल करके अपना काम करते थे। तो ये संगम काल से संबंधित सामाजिक, उनकी धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया है। इस टॉपिक से जुड़े हुए बाकी बातें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 वीडियो में मैंने अपलोड किया है। आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे पहले वाले वीडियो को भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।